वेलकम बैक एवरीवन। वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी प्रैक्टिस सेट नंबर 234 है यूपीपीएससी के लिए। इस टेस्ट सीरीज़ की प्लेलिस्ट बना रखी है हमने, वहाँ पर आप टेस्ट नंबर 1 से लेकर 234 तक पहुँच सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है। और इस सीरीज़ की आप पेड सीरीज़ प्राप्त कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, ये नंबर, इस पर कॉल या व्हाट्सअप करके, जिसमें मिलेंगे आपको फुल टेस्ट। तो क्वेश्चन नंबर 1 है। आज डेट हो गई है 23 मई और 12 जून को एग्ज़ाम है यूपीपीसीएस के प्रीलिम्स का। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, एक पारिस्थितिक तंत्र के विभिन्न घटकों से होकर जो पोषक तत्व होते हैं उनका गुजरना क्या कहलाता है? जैव भू रासायनिक चक्र, जैव भूगर्भिक चक्र, पारिस्थितिक अनुक्रम या जैवीय चक्र। देखिए, एक पारिस्थितिक तंत्र के विभिन्न घटकों से होकर पोषक तत्वों का गुजरना कहलाता है जैव भू रासायनिक चक्र। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। तो एक पारिस्थितिक तंत्र के विभिन्न घटकों से होकर पोषक तत्वों का गुजरना जैव भू रसायन चक्र कहलाता है या जैव भू रासायनिक चक्र कहलाता है। जो फायर अलार्म होता है उसमें निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? इनमें से सौर सेल, फोटो सेल, पानी। फोटो सेल का। तो फोटो इलेक्ट्रिक डिटेक्टर्स का प्रयोग जो है फायर अलार्म में किया जाता है। नंबर 3 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन एक बहुलक थर्मोप्लास्टिक नहीं है? देखिए, थर्मोप्लास्टिक वो होते हैं जिनको अगर हम गर्म करें, उनमें ताप दें, तो उनको उनकी जो वास्तविक स्थिति है उसको जो है उससे चेंज किया जा सकता है। ठीक है, अपनी आवश्यकता के अनुसार उसको आकृति दी जा सकती है। तो टेफ्लॉन एक थर्मोप्लास्टिक है, पॉलीस्टाइरीन एक थर्मोप्लास्टिक है, पॉलीथीन एक थर्मोप्लास्टिक है, नियोप्रीन थर्मोप्लास्टिक नहीं है। तो नियोप्रीन जो है वो थर्मोप्लास्टिक नहीं है, बाकी सारे के सारे थर्मोप्लास्टिक हैं। थर्मोप्लास्टिक आसानी से मुड़ जाती है और इसे गर्म करने पर जो है विभिन्न आकृतियों में ढाला जा सकता है। इसे बार बार प्रयोग में लाया जा सकता है। नंबर 4 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सा जो है सही सुमेलित नहीं है? यह है नदियाँ, यह है उनका उद्गम स्थान। सिंधु चेमायुंगडुंग ग्लेशियर से, सतलज राक्षस ताल से या राकस ताल से, झेलम शेषनाग झील से, चेनाब रोहतांग दर्रे के समीप से। देखिए, सिंधु यानी इंडस चेमायुंगडुंग ग्लेशियर से निकलती है, सही है, मानसरोवर के निकट। सतलज राक्षस ताल से निकलती है, मानसरोवर के निकट। झेलम शेषनाग झील से निकलती है, सही है। चेनाब जो है रोहतांग दर्रे के समीप से नहीं निकलती है। रोहतांग दर्रे के समीप से तो रावी और व्यास निकलती है ना, तो गलत हो गया डी। चेनाब कहाँ से निकलती है? बारालाचा दर्रे के समीप से निकलती है, हिमाचल प्रदेश में ही। ठीक है, तो डी गलत था, यहाँ करेक्ट है। बाकी सिंधु तिब्बत के मानसरोवर झील के समीप चेमायुंगडुंग ग्लेशियर से, सतलज तिब्बत के मानसरोवर झील के समीप राक्षस ताल या राक्षस ताल से, झेलम जम्मू कश्मीर में बेरीनाग के समीप जो है शेषनाग झील से निकलती है। और रावी और व्यास की बात करें तो हिमाचल प्रदेश में रोहतांग दर्रे के समीप से निकलती हैं नदियाँ। और इसमें जो व्यास नदी है वो सतलज की सहायक नदी है। क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाइए। वर्ष 1962 में प्रकाशित पुस्तक साइलेंट स्प्रिंग, जिससे विश्व के पर्यावरणीय आंदोलनों को गति मिली, उसके लेखक कौन है? ये पुस्तक है, कार्ल मार्क्स ही तो हो नहीं सकती, इकोनॉमिस्ट रेचल कार्सन की है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। तो साइलेंट स्प्रिंग पुस्तक किसकी है? रेचल कार्सन। नंबर 6, निम्नलिखित में से किस भारतीय पुरातत्ववेत्ता ने पहली बार भीमबेटका गुफा को देखा और उसके शैल चित्रों के प्रागैतिहासिक महत्व को समझा? कौन थे वो? वो थे B.S. बांककर, ऑप्शन नंबर सी। तो भीमबेटका गुफा जो है मध्य प्रदेश के रायसेन डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। इसकी खोज 1957 में विष्णुधर बांककर यानी V.S. बांककर ने की थी। क्वेश्चन नंबर 7 है, सबसे पहले सीमांत व्यक्ति की संकल्पना का प्रतिपादन किया था किसने? मार्जिनल मैन किसने किया था? रॉबर्ट ई पार्क। इस तरह के प्रश्न भी यूपी के स्टेट पीसीएस में पूछ लिए जाते हैं। तो सर्वप्रथम सीमांत व्यक्ति की संकल्पना का प्रतिपादन किसने किया था? रॉबर्ट ई पार्क ने। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाइए। विद्युत विभव के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, कौन सा सही है बताना है।
तो यह एक अदिश राशि है, यह एक सदिश राशि है। तो सिंपल है इसका उत्तर, ये तो कभी भी नहीं हो सकता, या तो ये होगा या ये होगा, क्योंकि या तो ये अदिश राशि होगी वैद्युत विभव या एक सदिश राशि होगी। ये क्या है? वैद्युत विभव एक अदिश राशि है, तो ए है इसका आंसर। तो वैद्युत विभव जो है एक अदिश राशि है। ये अदिश सदिश राशियाँ और इसके एग्जाम्पल कभी कभार, ठीक है, साल दर साल छोड़कर स्टेट पीसेस में पूछ ले जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है? यह है स्थानीय पवनों के नाम और यह है स्थान। लेवेस स्पेन में, ब्रेक फिल्डर ऑस्ट्रेलिया और ब्लैक रोलर उत्तरी अमेरिका, शामल ऑस्ट्रिया। देखिए, लेवेस स्पेन में सही है, ब्रेक फिल्डर ऑस्ट्रेलिया में चलती है और ब्लैक रोलर उत्तरी अमेरिका में चलती है। शामल ऑस्ट्रिया नहीं है, शामल है एशिया की। तो शामल जो है इराक और फारस की खाड़ी में चलने वाली गर्म एवं शुष्क हवा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 है, सिविल सेवाओं में सुधार हेतु पीसी होटा समिति का गठन निम्नलिखित में से किस वर्ष किया गया था? सिविल सेवा में सुधार के लिए पीसी होटा समिति गठित की गई थी 2004 में। तो सिविल सेवाओं में सुधार हेतु पीसी होटा कमेटी जो है वर्ष 2004 में गठन इसका हुआ था। नंबर 11 पर आ जाइए, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य छोटा नागपुर पठार का भाग नहीं है? छोटा नागपुर पठार जिन राज्यों में विस्तृत है वो हैं, झारखंड तो है ही है, और छत्तीसगढ़ है, उड़ीसा है, बिहार भी है, पश्चिम बंगाल नहीं है। तो छोटा नागपुर पठार का विस्तार है बिहार, झारखंड, उड़ीसा में विस्तृत, और पश्चिम बंगाल में यह पठार विस्तृत नहीं है। और छोटा नागपुर पठार की बात करें तो खनिज संपदा के लिए विश्व प्रसिद्ध है भारत का छोटा नागपुर पठार। क्वेश्चन नंबर 12 पर आ जाइए, निम्नलिखित में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में महात्मा गांधी ने कहा था कि गांधी मर सकते हैं परंतु गांधीवाद सदैव बना रहेगा? ये बात है 1931 के कराची अधिवेशन की। तो देखिए, 45वां कांग्रेस का वो अधिवेशन था, मार्च 1931 में कराची में हुआ था। इस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी किसने? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। और इसी अधिवेशन में महात्मा गांधी ने कहा था गांधी मर सकते हैं परंतु गांधीवाद हमेशा जिंदा रहेगा। एक प्रश्न बड़ा पूछा जाता है कि कांग्रेस के उस एकमात्र अधिवेशन का नाम बता दीजिए जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की थी। तो वो था 1924 का वेलगांव अधिवेशन। जो कार्डमम हिल्स है, कार्डमम पहाड़ियाँ या इलायची पहाड़ियाँ इनको बोला जाता है, निम्नलिखित में से किन की सीमा पर स्थित है? प्रश्न इंपॉर्टेंट है ये। कार्डमम हिल्स, इसमें कर्नाटक नहीं है, तो जहाँ जहाँ कर्नाटक है ना उसको हटा दीजिए। ये है केरल और तमिलनाडु में, सी है इसका आंसर। तो कार्डमम हिल्स जो है यानी इलायची पहाड़ियाँ भारत की सबसे दक्षिण पहाड़ियाँ हैं, यह केरल और तमिलनाडु की सीमा पर स्थित है। नंबर 14 पर आ जाइए, राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी संस्थान निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी संस्थान स्थित है महाराष्ट्र के नागपुर में, ऑप्शन नंबर सी। और फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर है? बहुत पूछते हैं उसको, FRI देहरादून में। तो राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी संस्थान कहाँ पर? नागपुर में। क्वेश्चन नंबर 15 पर आ जाइए, आसान सा प्रश्न है, उस पाल शासक का नाम बता दीजिए जिसने विक्रमशिला विश्वविद्यालय स्थापित किया था। विक्रमशिला विश्वविद्यालय स्थापित किया था धर्मपाल ने। और नालंदा विश्वविद्यालय कुमारगुप्त प्रथम। तो पाल वंश का शासक धर्मपाल एक उत्साही बौद्ध था, उसके लेखों में उसे परम सौगत कहा गया है, उसने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। क्वेश्चन नंबर 16 पर आ जाइए, गौतम बुद्ध की जो माता जी थी निम्नलिखित में से किस वंश से संबंधित थी वो? शाक्य वंश, माया वंश, लिच्छवी वंश या कोले वंश? कोले वंश से थी गौतम बुद्ध की माता और पिताजी शाक्य वंश के। तो गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था लगभग 563 ईसा पूर्व कपिलवस्तु के समीप लुम्बिनी में, और उनके पिता शुद्धोधन, ठीक है, इनके बचपन का नाम था सिद्धार्थ, सिद्धार्थ वाज द सन ऑफ शुद्धोधन, शुद्धोधन पिताजी हो गए। कपिलवस्तु के शाक्यगढ़ के प्रधान थे वो शुद्धोधन, यानी इनके पिताजी, और उनकी माता जो है वो कोलिय गणराज्य की कन्या थी। क्वेश्चन नंबर 17 पर आ जाइए, मस्तिष्क तथा मेरु रज्जु पर चढ़ी झिल्लियों में सूजन आ जाने से होने वाले रोग का नाम बता दीजिए, क्या होगा? स्क्लेरोसिस होगा,
पैरालिसिस होगा, ल्यूकेमिया हो जाएगा या फिर मेनिंजाइटिस हो जाएगा। मस्तिष्क तथा मेरुरज्जु पर चढ़ी झिल्ली में सूजन आ गई, क्या होगा? मेनिंजाइटिस। ठीक है, मेनिंजाइटिस वायरस से फैलने वाली एक बीमारी है और इस रोग में मस्तिष्क प्रभावित होता है और इस रोग में रोगी को जो है तेज बुखार आता है तथा बाद में बेहोशी भी होने लगती है उसको। नंबर 18 पर आ जाइए। जब कुएं से पानी की बाल्टी को ऊपर खींचते हैं तो हमें महसूस होता है कि बाल्टी पानी की सतह से ऊपर भारी हो गई है, पानी की सतह से ऊपर हल्की हो गई है। ये प्रैक्टिकल तो आपने किया ही होगा। और पानी से बाहर आकर स्थिरता में बैठी है, या उपरोक्त में से कोई नहीं। देखिए, जब तक बकेट जो है पानी में डूबी रहती है ना, वो हल्की लगती है। जैसे ही उठ के वो यहाँ तक आएगी, यहाँ तो जो है बल लगाना पड़ेगा अधिक, यानी पानी की सतह से ऊपर आने पर जो है वो भारी हो गई है। तो जब बाल्टी कुएं के पानी में डूबी रहती है और हल्की प्रतीत होती है, और ज्यों ही पानी से ऊपर जो है हवा में आती है तो वो भारी प्रतीत होने लगती है। ऐसा आर्किमिडीज के सिद्धांत और प्लवन के नियम के अनुसार होता है। ठीक है, आर्किमिडीज का सिद्धांत आपने पढ़ा ही होगा छोटी क्लासों में, कि जब कोई वस्तु किसी द्रव में पूर्ण या आंशिक रूप से डुबाई जाती है, ठीक है, तो उसके भार में कुछ कमी प्रतीत होती है, इस तरह से। और यह कमी वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव में भार के बराबर होती है। ऐसे था ना कुछ। नंबर 19 पर आ जाइए। चिलगोजा निम्नलिखित में से किस एक प्रजाति के बीज से प्राप्त होता है? चिलगोजे में होता है कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन की पर्याप्त मात्रा, और ये पाइन प्रजाति से। तो चिलगोजा पाइन के बीज से प्राप्त होता है। चिलगोजे में जो है कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन की अधिकता होती है। क्वेश्चन नंबर 20 पर आ जाइए। अंतिम प्रश्न है, निम्नलिखित शासकों में से किस एक के समय उपनिषदों का फारसी में रूपांतरण किया गया था? कौन है वो? उपनिषदों का फारसी में रूपांतरण उसी के काल में किया गया था जिसके काल को स्थापत्य कला का स्वर्ण काल कहा जाता है, यानी शाहजहां के समय में। तो शाहजहां के शासनकाल में उसके पुत्र दारा शिकोह ने उपनिषद भगवद गीता का अनुवाद जो है फारसी में कराया था। तो बी है इसका आंसर। तो 20 प्रश्न थे, इनकी प्रैक्टिस एक बार कर लीजिएगा। बाकी सब्सक्राइब रखिए सबल सर्व से स्टडी चैनल को। लेटेस्ट टेस्ट का नोटिफिकेशन पाने के लिए यूट्यूब के बेल आइकन को प्रेस रखिएगा।